नमस्कार। हमारे विशेष कार्यक्रम जनादेश में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरव श्रीवास्तव। जनादेश यानी देश में हो रहे लोकसभा चुनावों की स्पष्ट और निष्पक्ष खबरें। देश भर में चुनावी सरगर्मी रफ्तार पकड़ चुकी है। सभी पार्टियों के दिग्गज नेता प्रचार में जुट चुके हैं और जनादेश हासिल करने के लिए ताकत अपनी झोंक रहे हैं। बताएंगे क्या रही दिन भर की चुनावी सरगर्मियां और चुनावी हलचल, साथ ही जानेंगे जमीनी सियासी हकीकत क्या है और मौजूदा समीकरण किस ओर इशारा कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम जनादेश। बीजेपी ने मोदी की गारंटी के नाम से आज अपना संकल्प पत्र जारी किया। इस संकल्प पत्र में कई बड़े वादे किए गए हैं, जिनमें गरीबों के लिए मुफ्त राशन योजना 2029 तक चलाई जाएगी। 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जाएगा। भाजपा के संकल्प पत्र को लोक लुभावन घोषणाओं की जगह बुनियादी जरूरतों पर केंद्रित किया गया है। 24 की चुनौती के लिए सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने अपने वादों और इरादों को प्रदर्शित करते हुए संकल्प पत्र के नाम से अपना घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी ने घोषणा पत्र को भाजपा का संकल्प मोदी की गारंटी नाम दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया। प्रधानमंत्री ने केंद्र की विभिन्न योजनाओं के प्रतिनिधि लाभार्थियों को संकल्प पत्र भी सौंपे। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा, 10 वर्षों में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र के हर बिंदु को गारंटी के रूप में जमीन पर उतारा है। भाजपा ने घोषणा पत्र की शुचिता को फिर स्थापित किया है। पूरे देश को भाजपा के संकल्प पत्र का बहुत इंतजार रहता है और इसका एक बड़ा कारण है। 10 वर्षों में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र के हर बिंदु को गारंटी के रूप में जमीन पर उतारा है। भाजपा ने मैनिफेस्टो की सूचिता को फिर स्थापित किया है। घोषणा पत्र जारी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पार्टी का संकल्प पत्र विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभों युवा, महिला, गरीब और किसान को सशक्त बनाएगा। ये संकल्प पत्र विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब, किसान, इन सभी को सशक्त करता है। पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी करने से पहले जनधन खाते, उज्ज्वला योजना, शौचालय निर्माण से लेकर जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने, राम मंदिर निर्माण, 3 तलाक खत्म करने का जिक्र किया। आज जनधन खाते में 50 करोड़ में से 55.5% जनधन खाते महिलाओं के नाम पर खाते खुले हैं, यानी महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ। 6 अगस्त को धारा 370 को एब्रोगेट कर दिया गया, धाराशाही कर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी की इच्छा शक्ति ने उस कार्य को पूरा किया। 3 तलाक कोई सोचता नहीं था कि इस विषय को टच करेंगे। यह इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिखाई और आज ट्रिपल तलाक से हम बहनों को, हमारे मुस्लिम बहनों को हम लोगों ने आजाद किया। भाजपा का संकल्प पत्र रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली 27 सदस्यों की कमेटी ने तैयार किया है। इसके लिए आम लोगों से भी सुझाव मांगे गए थे। इस अवसर पर राजनाथ सिंह ने कहा कि पीएम मोदी की गारंटी 24 कैरेट सोने जैसी खरी है। हमारे संकल्प पत्र का हर संकल्प मोदी की गारंटी से युक्त है। मित्रों, आज भारतीय राजनीति में मोदी की गारंटी 24 कैरेट सोने जितनी खरी मानी जाती है। इसलिए मुझे कहने में रंच मात्र भी संकोच नहीं है कि हमारा संकल्प पत्र भारत ही नहीं है, दुनिया के राजनीतिक दलों के मैनिफेस्टो के लिए एक गोल्ड स्टैंडर्ड है। भाजपा ने संकल्प पत्र में ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति को प्राथमिकता दी है।
इसके अलावा अगले 5 साल तक मुफ्त राशन योजना जारी रखने का वादा, 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प, 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का वादा किया गया है। वहीं आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीबों को 5 लाख रुपए तक निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य उपचार। वहीं पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत मुफ्त बिजली, बिजली बिल जीरो, सर्वाइकल कैंसर को खत्म करने के लिए केंद्रित पहल की शुरुआत करने की बात भी संकल्प पत्र में कही गई है। किसान सम्मान के लिए मोदी की गारंटी के तहत पीएम फसल बीमा योजना को मजबूत बनाना, एमएसपी में वृद्धि और कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन शुरू किया जाएगा। संकल्प पत्र में सुशासन के लिए मोदी की गारंटी दी गई है, जिसमें समान नागरिक संहिता लाना और एक राष्ट्र एक चुनाव को वास्तविकता बनाने की बात कही गई है। भाजपा का दावा है कि 2014 और 2019 में उन्होंने जो संकल्प पत्र जारी किया था उसको पूरा करके दिखाया है। वो एक बार फिर अगले 5 साल के रोड मैप लेकर जनता के सामने जा रहे हैं और सत्ता में आने के बाद उन्हें पूरा करने का वादा भी कर रहे हैं। बीजेपी के संकल्प पत्र में मोदी सरकार की तमाम कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखने और उसके दायरे को आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है। अब देखना होगा कि बीजेपी का संकल्प पत्र पार्टी को उसके टारगेट को पूरा करने में कितनी मदद पहुंचाता है। कैमरामैन योगेश के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो देखा आपने कि बीजेपी के संकल्प पत्र में क्या प्रमुख बातें रहीं और यही विषय है, इस पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ इस कार्यक्रम में वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक सुधीर सिंह जुड़ रहे हैं। सुधीर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज में। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि हम तमाम क्षेत्रों की जब बात कर रहे हैं तो यहां पर देख रहे हैं कि बीजेपी ने तमाम क्षेत्रों को यहां पर गिनाया है। खास तौर पर ज्ञान की जब हम बात कर रहे हैं, जहां पर गरीब हैं, अन्नदाता हैं, युवा हैं और नारी शक्ति है, इस पर खास फोकस किया गया है। बीते 10 सालों में भी हमने देखा है कि इसमें तमाम आंकड़े लगातार बढ़ते हुए नजर आए साल दर साल। आपकी बार के इस पूरे मैनिफेस्टो को जब हम देखते हैं, क्या लगता है किस तरह से बीजेपी के लिए ये पावर बैक यहां पर साबित होगा? देखिए, शिक्षा का स्तर काफी बढ़ गया है। 2024 में हमारे जो 97 करोड़ कुल वोटर हैं, उसमें आधी से ज्यादा संख्या के लोग जो हैं पूर्ण तौर पर शिक्षित हैं। तो मैनिफेस्टो का महत्व तो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। इंटरनेट का जमाना है, सोशल मीडिया पर लगभग हमारी पूरी जनसंख्या है। तो इस लिहाज से मैनिफेस्टो का अपना एक महत्व है। इस मैनिफेस्टो में जो भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के चुनाव के लिए आज जारी किया है, इसमें जो भी पहलू हैं वो राष्ट्र के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ले लें, नई शिक्षा नीति को लागू करने की बात ले लें, सेना को मजबूत करने की बात ले लें, और उससे लेके जन कल्याणकारी योजनाओं तक, जैसे 3 करोड़ और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को घर दिए जाएंगे, पक्के घर। इसी तरह से शौचालय एक अनुपात में दिए जाएंगे, उज्ज्वला गैस का भी नंबर बढ़ाया जाएगा। तो ये सारे चीज जो है काफी महत्वपूर्ण है। मैं आपको एक चीज याद दिलाऊं कि 1971 में इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ। उनके मैनिफेस्टो का एक ही बजवर्ड था जी। लेकिन वो आज तक हटा नहीं। 55 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी ने देश पर शासन किया और उनके वादों में ही सिमट के रह गए। लेकिन जो 2014 से मोदी जी आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो चल रही है, उसमें तमाम चीजों को इस तरह से लागू किया गया है कि पहली बार भारतीय राजनीति में मैनिफेस्टो स्थापित भी हो गई है। एक बड़ा बढ़िया वाकया है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी ने मई 1998 में पोखरण में बम विस्फोट किया तो विपक्ष ने आरोप लगाया कि भाई आपने नया कर दिया। वाजपेयी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आपने मैनिफेस्टो पढ़ते ही नहीं, हमने मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम परमाणु हथियारों के लिए आगे बढ़ेंगे। तो जब देखा गया मैनिफेस्टो तो उसमें बिल्कुल था। तो ये स्थिति है। लेकिन आज के डेट में मैनिफेस्टो का अपना एक महत्व है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ वादे किए हैं बल्कि वादों को डिलीवरी में कन्वर्ट किया है और वो बड़े पैमाने पे किए हैं। सुदूर गांव के बिल्कुल सुधीर जी, हम तमाम क्षेत्रों पर तो नजर डाल ही रहे हैं, शिक्षा की बात कर ले, लेकिन सबसे अहम आता है स्वास्थ्य। और स्वास्थ्य को जब हमने देखा है, क्योंकि तमाम ऐसे देश हैं पूरी दुनिया में जो कोविड के बाद निकले, और कोविड के बाद निकलने के बाद भारत ने जिस तरह के जो स्टेप उठाए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उठाए गए, उसने स्वास्थ्य क्षेत्र के उस बुनियादी ढांचे को और ज्यादा विकसित किया। ऐसे में साफ तौर पर हम जब देख रहे हैं कि आयुष्मान योजना के अंतर्गत 5 लाख की जो रकम की बात की गई और जिस तरह से जो मुफ्त इलाज की बात की गई, वो
कितना बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आप मानते हैं कि जो गरीबों को लगातार निकालने में कामयाब रहा और यही वजह रही है कि हम देखें कि जो आंकड़े सामने आए उसमें 25 करोड़ जो गरीब थे वो गरीबी रेखा से बाहर निकले? देखिए, कोरोना का वक्त जब आया, हम सब लोगों को याद है कि लोगों को लगता था कि मौत दस्तक दे रही है दरवाजे पर। किस तरह से लोग भयाक्रांत थे, लेकिन भारत के पास कुछ खास था नहीं हेल्थ के लिए, कोरोना से मुकाबला करने के लिए। लेकिन चंद महीनों में मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने इस कदर मैनेजमेंट किया, इस कदर उत्पादन बढ़ा, इच्छा शक्ति इतनी तीव्र थी कि सारी व्यवस्था हो गई। लेकिन इस घोषणा पत्र में हमने ये देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि 70 साल से ऊपर जितने लोग हैं उनको हेल्थ कवर के अंदर डाला जाएगा। ऑलरेडी आयुष्मान योजना के तहत ऐसी व्यवस्था है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जो है वो उसमें 80% दवाइयां सस्ती पूरे देश में मिल रही हैं। ये सारी चीज हेल्थ के लिहाज से बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज का जो युग है उसमें हेल्थ इश्यूज बहुत बड़ी समस्या है लोगों के पास, और उसके लिए ये एक बहुत बड़ा राहत की बात है। रही बात गरीबी की रेखा से, तो 25 करोड़ लोगों को पिछले 10 वर्ष में गरीबी की रेखा से ऊपर निकाला गया है, और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। चूंकि ये 25 करोड़ लोग वो हैं जो गरीबी की रेखा के नीचे थे और गरीबी के जोर से करा रहे थे, लेकिन आज वो एक कॉम्पिटिटिव एस्पिरेशनल लोग हो गए हैं और वो काफी अच्छा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वो राष्ट्र के विकास में जो योगदान दे रहे हैं, जो हमारा 7% का ग्रोथ रेट, 8% का ग्रोथ रेट चल रहा है, उसमें भी वो बहुत हद तक योगदान दे पाएंगे। चूंकि उनका अपना जब सिस्टम सही नहीं था, वो गरीबी से जूझ रहे थे, तो राष्ट्र के विकास में उनका योगदान जो है वो थोड़ा सा प्रभावित भावात्मक तौर पर हो रहा था, लेकिन अब पूर्ण तौर पर वो राष्ट्र के विकास में अपना योगदान देंगे। और वैसे भी किसी भी राष्ट्र के शासन की पहचान कौटिल्य कहते हैं कि इससे होता है कि गरीब की देखभाल कितना वो शासन करता है। तो इस लिहाज से मोदी सरकार का एक बहुत बड़ा उपलब्धि है कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर निकाला बिल्कुल। सुधीर जी, युवा शक्ति और नारी शक्ति की जब हम बात करते हैं, हम देख रहे हैं कि उस पर खासा फोकस रहा है सरकार का। बीते कुछ सालों में तमाम इसमें काम भी किए गए हैं, तमाम तरह से उनको ऊपर लाने का भी काम किया गया है। तो ऐसे में आपसे यही समझना चाहते हैं कि बीते कुछ सालों में जो हमने देखा है, कितना बड़ा बदलाव इससे नजर आया है, और आने वाले समय में जो मैनिफेस्टो में तो साफ तौर पर इस पर और एक कड़ी आगे बढ़ने की बात कही गई है कि अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर है, आगे और भी पिक्चर देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि एक बदलाव की बयार जो साफ तौर पर नजर आई, उससे देश की अर्थव्यवस्था में भी इजाफा हुआ है। देखिए, निश्चित तौर पर देश की अर्थव्यवस्था, आप देखिए कि पूरे वैश्विक परिदृश्य को देखें हम, तो ये आप पाएंगे कि पूरे विश्व में जो अर्थव्यवस्थाएं हैं या तो बहुत हल्के से डेवलप विकास कर रही हैं या तो स्टेगनेंट है। अमेरिका की इकोनॉमी देख लें आप, ये यूरोप के प्रमुख देशों की इकोनॉमी देख लें, रशिया का देख लें, चीन का भी देख लें। चीन का ग्रोथ रेट भी बहुत तेजी से गिर रहा है। तो इसके बावजूद भारत का जो ग्रोथ रेट है वो 7% के करीब इस फाइनेंशियल ईयर में है। आगे भी विश्व बैंक का कहना है कि ये गति कंटिन्यू रहेगा। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इस गति को बनाए रखने के लिए और इस गति को और मजबूत करने के लिए युवा शक्ति को मजबूत करना जरूरी है, नारी शक्ति को मजबूत करना जरूरी है। क्योंकि आप देखिए कि आधी जनसंख्या जो देश की है वो नारियों की है, तो अगर आधी जनसंख्या को आप राष्ट्र के आर्थिक मुख्य धारा में नहीं जोड़ेंगे तो किसी भी राष्ट्र का सर्वांगीण विकास कहां से होगा। तो ये बहुत साफ सी बात है, और मोदी सरकार ने इस दिशा में काफी काम किए हैं, और युवा शक्ति, नारी शक्ति के साथ साथ किसान की शक्ति और गरीबों की शक्ति, इसको भी राष्ट्र के विकास की मुख्यधारा में समाहित किया है। और इसका परिणाम हम सबके सामने है कि विपरीत आर्थिक परिस्थिति जो वैश्विक तौर पर अभी चल रही है, उसके बावजूद भारत 7% के आसपास ग्रोथ रेट मेंटेन कर बिल्कुल। रहा और है। ये ग्रोथ रेट, और भी रिपोर्ट्स में ये बात भी सामने आई कि ग्रोथ रेट जो है वो आगे भी ऐसे ही जारी रहेगी। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो तमाम स्टेप्स उठाए गए उनसे ये फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ। एक वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया, लेकिन ब्रेक के बाद ये चर्चा हम जारी रखेंगे और साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि भाजपा के मैनिफेस्टो में जो चीज सामने आई, उसके अलावा कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या बातें खास रही। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं। पहले स्वदेशी बैंक से एक आधुनिक डिजिटल बैंक तक, तकनीक से बैंकिंग को बेहतर बनाते हुए पीएनबी उत्कृष्टता के नए आयाम हासिल कर देश सेवा में समर्पित है। ग्राहकों और हितधारकों के विश्वास के लिए दिल से धन्यवाद। सेलिब्रेटिंग 130th फाउंडेशन डे। पीएनबी, भरोसे का प्रतीक। हमारी पीढ़ी को तो वोट के बदले में धोखे ही मिले थे।
और हमारी पीढ़ी को बस गरीबी हटाओ के नारे। पानी ढोती थी, इज्जत दाव पर लगाकर अंधेरे में शौच को जाती थी, धुएं में आंखें जलाती थी। और फिर हमें मिले मोदी जी कामदार। हमारा दर्द महसूस किया है मोदी जी ने, तभी तो झट से भेज दिए बिजली, पानी, गैस, शौचालय। अब घर में बीमारियां कम हो गई है ना अम्मा? हाँ। दवा का खर्चा घटा है और ढेर सारा समय बचा है। हमारे जैसे करोड़ों निकले हैं गरीबी से बाहर। पर मम्मी भाभी, मोदी जी कहते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है, आगे पूरे भारत से गरीबी हटाने की गारंटी है मोदी जी की। और मोदी को जिताना है हमारी गारंटी है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। यकीन है खुद पर है नाज। सुनती हूँ अपने मन की आवाज। कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज। रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं। मैं हूँ नारी, यही मेरा अंदाज। हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ। वोट दे, प्राउड वोटर कहलाऊंगी। पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जनादेश देख रहे हैं आप, और आइए आगे बढ़ते हैं और अब एक नजर डालते हैं भाजपा के संकल्प पत्र बनाम कांग्रेस के न्याय पत्र पर। तो आपको बता दें कि संकल्प पत्र बनाम न्याय पत्र जो भाजपा ने मैनिफेस्टो जारी किया और उसके अलावा जो कांग्रेस ने पहले मैनिफेस्टो जारी किया था, क्या अंतर है उसमें, ये हम आपके लिए संजो कर लाए हैं। तो आप देख सकते हैं कि महिला विकास की अगर हम बात करें तो भाजपा के मैनिफेस्टो में क्या खास है। 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को लखपति बनाया गया है और 3 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य रखा गया है। वहीं कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर नजर डालें तो महालक्ष्मी योजना के जरिए गरीब परिवार की महिलाओं को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष देने की बात कही गई है। इसके अलावा आगे बढ़ें तो महिला विकास में ही 10 करोड़ महिलाओं को IT टूरिज्म की ट्रेनिंग, ये भाजपा के मैनिफेस्टो में है। और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में 2025 से महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की आधी नौकरियां आरक्षित करने की बात कही गई है। इसके अलावा युवा वर्ग पर अगर नजर डालें तो रोजगार के नए अवसर, मुद्रा योजना की ऋण सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपए, ये भाजपा के मैनिफेस्टो में है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में केंद्र सरकार में लगभग 30 लाख रिक्तियां भरी जाएंगी, ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो में सामने आया है। इसके अलावा और बात करें तो स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर जब बात करेंगे तो वहां पर देखिए कि 70 साल से अधिक बुजुर्ग को आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा। जन औषधि केंद्रों का विस्तार किया जाएगा। 25 लाख रुपए तक के कैशलेस बीमा का राजस्थान मॉडल देश भर में लागू होगा, ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो में स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर कहा गया है। सामाजिक क्षेत्र की अगर बात करें तो जनजातीय गौरव वर्ष 2025 और सामाजिक क्षेत्र में कांग्रेस के मैनिफेस्टो में सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना पर फोकस करने की बात कही गई है। तो आगे बढ़े किसान को लेकर अगर बात करें तो श्री अन्न को सुपर फूड बनाएंगे और किसान समृद्धि केंद्रों का विस्तार किया जाएगा, बीजेपी के मैनिफेस्टो में यह बात है। और साथ ही साथ कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात करें तो वहां MSP को स्वामीनाथन आयोग के फॉर्मूले के तहत कानूनी दर्जा देने की गारंटी की गई है। अब अंतर यह आता है कि मौजूदा सरकार जो साफ तौर पर हम देख रहे हैं बीजेपी की है, वो इस पर लगातार काम करती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस जो है वो अभी सिर्फ वादे करती हुई नजर आ रही है क्योंकि वो सत्ता में नहीं है। तो ऐसे में शिक्षा के क्षेत्र की अगर बात करें तो नए संस्थान, विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज, 700 से ज्यादा एकलव्य स्कूल खोलने की बात है और कक्षा 1 से 12 तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है। आर्थिक विकास की बात करें तो आप देख सकते हैं कि विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति जो कि बन चुका है भारत, और 6G विकसित करने की बात करने की यहां पर बात की गई है और विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इस वक्त भारत है और तीसरे पायदान पर जाने के लिए लगातार अग्रसर होकर काम किया जा रहा है। इसके अलावा आर्थिक विकास में कांग्रेस को लेकर हम जो देख रहे हैं, उन्होंने जो वादे किए हैं और भाजपा ने एक देश एक चुनाव की बात कही थी और एक देश एक चुनाव की व्यवस्था आएगी, ये इस बार मैनिफेस्टो में इस बात को रखा गया है। और एक देश एक चुनाव
का विचार अस्वीकार किया गया है कांग्रेस की तरफ से। ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो में रहा है। इसके अलावा यूसीसी की अगर बात करें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लागू करने का संकल्प भाजपा का है। समान नागरिक संहिता पर पार्टी की तरफ से ना है। 3 तलाक की वापसी की भी घोषणा कांग्रेस की तरफ से की गई है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या अंतर यहां पर पाया जा रहा है यूसीसी को लेकर। तो ये हमने आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाया कि क्या अंतर है दोनों मैनिफेस्टो में। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं, सुधीर जी। सुधीर जी, हमने यहां पर दर्शकों को समझाने की कोशिश की कि बीजेपी और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में अंतर क्या है। यहां पर साफ साफ यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब हम बात करते हैं, हम देख रहे हैं कि बीजेपी उसको अप्लाई करने की बात कर रही है और वहीं कांग्रेस की तरफ से साफ ना है। मैनिफेस्टो में और भी तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसमें हमने देखा कि बीजेपी जो है लगातार उस पर काम कर रही है और तेजी से उस पर अग्रसर होकर आने वाले समय के लिए भी एक रोड मैप तैयार करने की बात कर रही है और वो रोड मैप नजर भी आया मैनिफेस्टो में। कांग्रेस की तरफ से वो रोड मैप की जगह वो सिर्फ वादों में नजर आ रहा है। और पहले भी हमने देखा है जब 10 साल यूपीए का कार्यकाल था 2004 से लेकर 2014 तक। तो ये जो परिवर्तन है और ये जो सामने जो बातें रखी जा रही हैं, किस तरह से इसका आकलन किया जाए, क्योंकि आने वाले समय में कहीं ना कहीं जनता को इससे दो चार होना पड़ेगा। देखिए, कांग्रेस के घोषणा पत्र में बहुत बड़े पैमाने पर एक अपीजमेंट की पॉलिसी है। जैसे 3 तलाक की बात है, 3 तलाक का कानून आया है, तो 3 तलाक का कानून कितना एक बड़ा कानून है, इसकी दशकों से प्रतीक्षा थी। वो चीज जो है मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लागू किया। अब वो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम उसको वापस करें। आप कल्पना करें कि कांग्रेस पार्टी की सोच कैसी है जी। यूसीसी की बात, तो यूसीसी ये वोटरों को लुभाने के लिए ही तो इस तरह की बातें की जा रही हैं। कांग्रेस के अगर मैनिफेस्टो को अगर हम आकलन करें उसका, तो साफ तौर पर नजर भी आ रहा है कि हमने देखा कि वोटरों को लुभाने के लिए सिर्फ ये वादे हैं। जी सुधीर जी। देखिए, वोटरों को लुभाने के लिए बातें हैं, अच्छी बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, उसके अनुसार मैनिफेस्टो जारी करना पॉलिटिकल पार्टीज का अधिकार है। लेकिन इसमें फ्री जो फी बीच कहते हैं, फ्री में देना, ऐसे से बचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इलेक्शन कमीशन इसके लिए पॉलिटिकल पार्टी से बात करके एक गाइडलाइन तय करे। तो ये निश्चित तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज का एक नैतिक दायित्व है कि राष्ट्र का जो कोष है, जो ट्रेजरी है, उसमें कितना धन है और उसके अनुसार कितना पैसा हम खर्च कर सकते हैं, जो प्रमुख चीज बाधित न हो, इसको देखते हुए वादे करने चाहिए। ये नहीं कि संसार में जितने चीजें उपलब्ध है सारे चीज दे देंगे। सवाल उठता है कि कहां से दे देंगे जी। तो कांग्रेस पार्टी चूंकि कहने को फ्री है, 55 साल कांग्रेस पार्टी शासन कर चुकी है, 11 बार तो मैनिफेस्टो लाई होगी, लेकिन उन मैनिफेस्टो का क्या हुआ? तो जनता में कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो की स्वीकार्यता बहुत ही कम है। 2019 के चुनाव में आप देख रहे हैं कि मोदी जी ने ऐलान किया उस चुनाव के कुछ समय पहले कि भाई हर किसान को 6,000 रुपया हर साल एक सहायता राशि दी जाएगी। लेकिन आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी ने उसी समय अनाउंस किया कि वो शासन में आएगी तो कई एक राउंड ज्यादा पैसे देगी, लेकिन लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया और वो 6,000 का योजना जो है काफी कारगर साबित हुआ किसानों का विश्वास जीतने में मोदी जी के सरकार के द्वारा। जी बिल्कुल सुधीर जी, और भी मैनिफेस्टो हैं जो और अलग अलग पार्टियों ने किस तरह से मैनिफेस्टो रखा है। आज हमारी चर्चा का विषय भी यही है कि हम दर्शकों तक हर वो चीज पहुंचाएं। सिर्फ बीजेपी का ही मैनिफेस्टो नहीं, इसके अलावा कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, उन्होंने क्या क्या इसमें रखा है वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, हम जल्द लौटते हैं और उसके बाद आगे भी चर्चा जारी रहेगी। हाँ हाँ, देखो जी भर के अपना ही है और अपने ही वोट से बने हैं बड़े बड़े पुल देश भर में। हमारी लाइफ तो निकल गई बेटा। हमारा टाइम तो अटकाना, फटकाना, लटकाना यही कल्चर होता था, पर तुम लोगों के लिए बड़े काम करने वाला बैठा है। सिर्फ 10 साल की स्पीड देख लो, अटल सेतु से अटल टनल देख लो, चिनाब ब्रिज से बोगीबील ब्रिज देख लो, और इतना करके भी मोदी जी कहते हैं ये तो अभी ट्रेलर है। हमारे सपने पूरा करने की गारंटी मोदी जी की, तो उनको जिताने की गारंटी किसकी? हम बाप बेटी की। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए आगे बढ़ते हैं और हम नजर डालते हैं भाजपा, डीएमके, सपा और आरजेडी द्वारा की गई चुनावी घोषणाओं पर। तो क्या है ये चुनावी घोषणाएं?
ये हम आपको अब सिलसिलेवार तरीके से बताने की कोशिश करते हैं। तो भाजपा, डीएमके, समाजवादी पार्टी और आरजेडी का घोषणा पत्र कैसे अलग अलग महिला विकास के मामले में है, ये हम आपको अब दिखाने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ युवा वर्ग में क्या कुछ रहने वाला है। इसके अलावा भी तमाम जो बातें बड़ी निकलकर सामने आई थी इन मैनिफेस्टो में, वो हम आपको बता रहे हैं। आप देखिए, भाजपा के मैनिफेस्टो की बात करें तो 3 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य रखा गया। वहीं डीएमके ने महिलाओं को 1000 रुपए का मासिक भत्ता देने की बात कही और समाजवादी पार्टी ने गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए पेंशन देने की बात की है। गरीब महिलाओं को प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की सहायता, ये आरजेडी की तरफ से कहा गया है। ये रही महिला विकास की बात। इसके बाद अगर हम बात करें तो युवाओं की जब हम बात करेंगे तो वहां भी हम आपको बताएंगे कि किस तरह से जो अलग अलग मैनिफेस्टो हैं उसमें किस तरह से अलग अलग ये पैमाने सेट किए गए हैं और किस तरह से अपने इन घोषणा पत्र में घोषणाएं की गई हैं। तो आपको बता दें कि महिला विकास से जुड़ी जो हम बात आपको बता रहे थे, इसके बाद युवा वर्ग पर आते हैं। युवा वर्ग, आप देखिए कि भाजपा ने क्या कहा है। मुद्रा योजना की ऋण सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने की बात की है। मछुआरा समुदाय के युवाओं को नौकरियों में 50% आरक्षण की बात डीएमके की तरफ से की गई है। समाजवादी पार्टी की तरफ से वर्ष 2025 तक खाली पड़े सभी पदों को भरा जाएगा, यह कहा गया है। और आरजेडी ने जो वादा किया है वो 70 लाख पदों का सृजन कर कुल 1 करोड़ नौकरियां देने की बात कही गई है। स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें तो 70 साल से अधिक बुजुर्गों को आयुष्मान योजना का लाभ बीजेपी की तरफ से इस मैनिफेस्टो में रखा गया है। डीएमके की तरफ से गरीब परिवारों के लिए चिकित्सा बीमा राशि बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की बात की गई है। समाजवादी पार्टी की तरफ से गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य के अधिकार की कानूनी गारंटी देने की बात कही गई है और आरजेडी की तरफ से स्वास्थ्य का अधिकार पूरे देश में लागू किया जाएगा, यह आरजेडी के मैनिफेस्टो में सामने आया है। तो महिलाओं की बात, युवा की बात, स्वास्थ्य की बात हमने आपको दिखाई कि कैसे अलग अलग जो तमाम जो पार्टियां हैं वो अलग अलग इन मुद्दों को लेकर, इन क्षेत्रों को लेकर जनता के बीच जा रही है और अपने मैनिफेस्टो में इन्होंने जो बड़े बड़े वादे किए हैं। तो हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी लगातार जुड़े हुए हैं। उन्हीं से अब एक बार फिर से सुधीर जी का रुख करूंगा। सुधीर जी, जैसा कि हमने दिखाया कि यहाँ पे तमाम जो अलग अलग पार्टियां हैं उन्होंने भी यहाँ पर वादे किए हैं। अब सवाल मेरा यह है कि जब हम विपक्ष को लेकर चलते हैं तो इंडी गठबंधन बनता है, लेकिन वहां पर साफ तौर पर समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, इसके अलावा डीएमके हो, उन्होंने अलग अलग अपने मैनिफेस्टो जारी किए हैं। तो ऐसे में क्षेत्रीय पार्टियां राजनीतिक स्तर पर एक नहीं हो पा रही हैं, एक मत नहीं हो पा रहा, विचारों में मतभेद नजर आ रहा है, मैनिफेस्टो जो है उसमें भी अलग अलग अंतर नजर आ रहा है। कैसे एक होकर इस तरह से जनता के बीच जाकर इन वादों को पूरा कर पाएंगे, अगर होता है तो? गौरव जी, देखिए, विपक्षी पार्टियों में नीति, नियत और नेता का अभाव है जी। चुनाव चल रहा है, 19 अप्रैल को पहला चरण का मतदान, 102 सीटों पर मत गिरेगा, लेकिन इनका कोई प्रधानमंत्री का कैंडिडेट नहीं है जनता के सामने जी। फिर ये जो डीएमके है, आरजेडी है, समाजवादी पार्टी है, ये लोग तो क्षेत्रीय पार्टियां हैं जी। ये 30 सीट 40 सीट पर लड़ रही हैं जी। समाजवादी पार्टी 50-55 पर लड़ेगी। तो इनका केंद्र में सरकार बनाने का तो कोई मुंगेरी लाल के हसीन सपने के अनुसार भी कोई संभावना नहीं है दूर दराज तक जी। तो इनके वादों को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। नहीं, कुछ भी वादे कर सकते जी। नहीं, वादे तो ये कर रहे हैं, लेकिन कहने का जो तात्पर्य यही निकलकर सामने आ रहा है कि जब एक पार्टी की बात हो रही है और जब ये इन्होंने एक गठबंधन बनाया है, लेकिन उसमें अलग अलग तरह से अगर मैनिफेस्टो लेकर आ रहे हैं तो ये तो यही बात हो गई, जिसको जो समझ में आ रहा है वो अपनी तरफ से कहता जा रहा है, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। तो क्या ये वाजिब है? चुनाव के नजरिए से अगर हम देखें तो ये तो बड़ा विचित्र स्थिति यहां पर पैदा होती है, क्योंकि साफ तौर पर जनता किस पर विश्वास करे? जनता के लिए भी तो कंफ्यूजन की स्थिति है कि देख रहे हैं कि इंडी गठबंधन तो बना है, लेकिन उस गठबंधन में जितने भी दल शामिल हैं वो अलग अलग तरीके से चीजों को बांट रहे हैं। निश्चित तौर पर आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। मैं आपको एक बात पर ध्यान आकृष्ट करता हूं, ये जो ट्रिपल तलाक का मामला है जी, ये 1952 में जो पहला चुनाव हुआ उससे लेकर के 1989 तक के कम्युनिस्ट पार्टियों में सीपीआई सीपीएम का जो आप मैनिफेस्टो उठा के देखें जी, तो वो ट्रिपल तलाक को हटाने के लिए हर बार मैनिफेस्टो में अपना प्रण करते थे, संकल्प करते थे। लेकिन आज जब ट्रिपल तलाक हट गया है तो उसका स्वागत करने के बजाय ये उसके विपक्ष में खड़े। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो कहते हैं उसके लिए भी संजीदा नहीं है, इसलिए जितना चीज इनको चांद से लेके धरती के बीच में दिखता है जिससे लोगों को थोड़ा अच्छा लगे वो सब वादे कर देते हैं। ये राजनीति जब आप करते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के नाते आपका नैतिक दायित्व तो बनता है कि वही वादे करें जो वादे आप लागू कर पाए।
देश का जो खजाना है वो आपके वादों को सपोर्ट कर पाए। निश्चित तौर पर, लेकिन बात ये भी है जी सुधीर जी, ये भी देखना है कि जो विचार है वो भी साथ होने चाहिए। अगर विचार साथ होंगे, आप एक दिशा में चलेंगे, विजन होगा, मिशन होगा, तो जनता भी कनेक्ट कर पाएगी। ऐसे जनता जो आपस में ही बिखराव नजर आ रहा है, जनता भी नहीं सोच पा रही है कि वो किस ओर जाए। अगर अब विश्वास करे भी तो कैसे करे? गौरव जी, निश्चित तौर पर जो इंडी अलायंस है इसको एक मैनिफेस्टो जारी करना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल, सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टियां जो है, समाजवादी, डीएमके, ये इन लोगों को स्वीकार्य होना चाहिए था। बिल्कुल, ये निश्चित तौर पर नजर आ रहा है। सुधीर जी, आप इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि समय हमारे पास बहुत सीमित है। तो ऐसे में आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने तमाम जो बातें हैं उन पर रोशनी डाली और उसको बारीकी से समझाया, जनता तक भी पहुंचाया कि किस तरह से ये जो लोकसभा चुनाव है कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ जो मैनिफेस्टो है वो किस तरह से अलग अलग दिशा में विपक्ष की जो दल हैं वो लेकर जा रहे हैं, ये भी हमने आपको दिखाने और समझाने की कोशिश की। बहरहाल, लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर विपक्षी पार्टियों ने बिजली और पानी के साथ कई और सेवाओं को मुफ्त देने के वादों की झड़ी लगा दी है, लेकिन मोदी सरकार ने अपने पिछले 10 साल में मुफ्त वादों के बगैर भी कई योजनाओं को साकार करके दिखाया है। आइए एक नजर डालते हैं और इन घोषणाओं पर, और जो हम आपके सामने दिखा भी रहे हैं, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि महिलाओं के लिए क्या कुछ फ्रीबीज के नाम पर जो देखा गया है अलग अलग पार्टियों की तरफ से, वो क्या है। बिना किसी मुफ्त वादे के 1 करोड़ से भी अधिक महिलाओं को लखपति बनाया है, ये भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में है। और इसके अलावा जो कांग्रेस की बात है, वहां पर गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष देने का वादा किया गया है। डीएमके की बात करें तो महिलाओं को 1000 रुपए मासिक भत्ता देने की बात की गई है, और समाजवादी पार्टी की तरफ से गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए पेंशन देने की बात कही गई है। तो फ्रीबीज बनाम मोदी की गारंटी, ये हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। बिजली के क्षेत्र में क्या कुछ निकलकर सामने आया है, जहां भाजपा की बात करें तो 1 करोड़ परिवारों को प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना से निःशुल्क बिजली मिलने शुरू होगी, और ऐसे में घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट मुफ्त बिजली आरजेडी की तरफ से ये वादा किया गया है, और डीएमके की तरफ से 200 यूनिट मुफ्त बिजली की बात की गई है। वहीं गरीबों को मुफ्त बिजली आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई है। तो ये अलग अलग जो पार्टियां हैं उनकी फ्रीबीज के नाम किस तरह से नजर आ रहे हैं। और आपको यह भी बता दें कि युवाओं के लिए क्या कुछ खास रहा है, तो स्टार्टअप, मुद्रा जैसी विभिन्न योजनाओं से रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं, ये भाजपा ने करके भी दिखाया और आगे भी इसमें और ज्यादा इंप्लीमेंट नजर आएगा। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो ओडिशा में प्रतिमाह 3000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता देने का वादा है। शहरी रोजगार गारंटी के साथ युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा सीपीआईएम की तरफ से है, और युवाओं के लिए लैपटॉप वितरण योजना पूरे देश में लागू की जाएगी, यह समाजवादी पार्टी की तरफ से है। तो आप समझ सकते हैं कि फ्रीबीज के नाम पर किस तरह से यहां पर किस तरह से लुभाने की कोशिश की जा रही है। तो लगातार हम आपको ये सब दिखा रहे थे और समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अलग अलग पार्टियां किस तरह से फ्रीबीज देने की कोशिश कर रही हैं और वादों की झड़ी लगा रही है। वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। पहले स्वदेशी बैंक से एक आधुनिक डिजिटल बैंक तक, तकनीक से बैंकिंग को बेहतर बनाते हुए पीएनबी उत्कृष्टता के नए आयाम हासिल कर देश सेवा में समर्पित है। ग्राहकों और हितधारकों के विश्वास के लिए दिल से धन्यवाद। सेलिब्रेटिंग 130th फाउंडेशन डे। पीएनबी, भरोसे का प्रतीक। गोल्डी छोले मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। हाँ हाँ, देखो जी भर के अपना ही है, और अपने ही वोट से बने हैं बड़े बड़े पुल देश भर में। हमारी लाइफ तो निकल गई बेटा, हमारे टाइम तो अटकाना, फटकाना, लटकाना यही कल्चर होता था, पर तुम लोगों के लिए बड़े काम करने वाला बैठा है। सिर्फ 10 साल की स्पीड देख लो, अटल सेतु से अटल टनल देख लो, चिनाब ब्रिज से बोगीबिल ब्रिज देख लो, और इतना करके भी मोदी जी कहते हैं ये तो अभी ट्रेलर है। हमारे सपने पूरा करने की गारंटी मोदी जी की, तो उनको जिताने की गारंटी किसकी? हम बाप बेटी की। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और आइए आगे बढ़ते हैं। और अब बात बयानों के तीर की।
बीजेपी के संकल्प पत्र पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी ने अपने कार्यकाल में ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जिससे देश की जनता को, युवाओं को या किसानों को कोई भी लाभ हुआ हो। इसका जवाब भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और अनुराग सिंह ठाकुर ने दिया। उन्होंने कहा कि हमने जो 2014 और 2019 में संकल्प लिया वो पूरा करके दिखाया और अगले 5 साल में भी हमने वादे पूरा करके हम दिखाएंगे। अपने कार्यकाल में उन्होंने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया जो सारे देश के जनता को, युवाओं को, किसानों को उससे लाभ हो। कांग्रेस के हमारे भाई बहन लोग कहते हैं अरे हमारे जमाने में गैस का ये था। अरे तुम्हारे जमाने में गैस थी नहीं। 2014 में जब उन्होंने ऑफिस छोड़ा तो टोटल देश भर में 14 करोड़ गैस के कनेक्शन थे। आज वो 14 करोड़ बन के 32 करोड़ तक चले गए, जिसमें से 10 करोड़ 28 लाख उज्ज्वला के कनेक्शन है। जैसे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, मोदी की गारंटी भी वैसी ही है जिसकी पूरे होने की पूरी गारंटी है। और इसीलिए पिछले 10 वर्षों में जो कहा वो किया और अब जो कहेंगे वो करेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मैसूरू में एनडीए की विशाल जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस नेता एचडी देवेगौड़ा भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार और कुशासन का आरोप लगाया। कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग की सुल्तान बनकर घूम रही है। पीएफआई के राजनीति विंग के समर्थन से चुनाव लड़ने पर भी प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की आलोचना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस खुलकर तुष्टीकरण का खेल खेल रही है। आतंकी गतिविधियों में शामिल जिस संगठन पर बैन लगता है, कांग्रेस उसी के पॉलिटिकल विंग के साथ काम कर रहा है। कर्नाटका में तुष्टीकरण का खुला खेल चल रहा है। पर्व त्योहारों पर रोक लगाने की कोशिश हो रही है। धार्मिक झंडे उतरवाए जा रहे हैं। आप मुझे बताइए, क्या वोट बैंक का यही खेल खेलने वालों के हाथ में देश की बागडोर दी जा सकती है? दी जा सकती है? प्रधानमंत्री के साथ साथ बीजेपी के दिग्गज नेता और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी लोकसभा चुनाव के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में प्रचार अभियान को धार देने में लगे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में जनसभाएं की। वहीं राजनाथ सिंह ने बिहार में चुनावी जनसभा करते हुए इंडी गठबंधन पर हमला बोला। भाजपा के कई मुख्यमंत्री भी विभिन्न राज्यों में प्रचार करने पहुंचे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों का प्रचार भी जोर पकड़ता जा रहा है। इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में जनसभाएं की। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और जनता से विधानसभा की तरह लोकसभा में भी भाजपा को बड़े अंतर से जिताने की अपील की। वहीं केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने बिहार के जमुई और बांका में चुनावी जनसभा करते हुए इंडी गठबंधन पर हमला बोला। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल को पिछड़ों का दुश्मन बताया। मैं आज राजनांदगांव की जनता को कहने आया हूं, आप लोगों ने भूपेश कक्का को विधानसभा में हराया, छत्तीसगढ़ की जनता ने हराया। इससे भी बड़े मार्जिन के साथ इनको फिर से एक बार घर पर भेजने का काम करिए और संतोष पांडे को विजयी बनाइए। उनके परिवार के लोग क्या बोल रहे हैं? सरकार बनेगी तो मोदी जी को जेल में डालना। न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। बहनों भाइयों, न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। जो लोग खुद ही जेल में हो, कोई बेल पर हो, वो मोदी जी को जेल भेजे। मैं जानता हूं बिहार की जनता बहुत स्वाभिमानी जनता है, अच्छी तरह सब कुछ बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन
मोदी का जेल जाना यह हिंदुस्तान की जनता को कतई स्वीकार नहीं होगा। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी चुनाव प्रचार में ताकत झोंक दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड के रुड़की और श्रीनगर में जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर तीखे हमले किए। उन्होंने कांग्रेस पर आस्था और युवाओं की आजीविकाओं के साथ खिलवाड़ का आरोप लगाया। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के खटीमा में रोड शो और बाइक रैली की। इसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक चुनावी जनसभा को भी संबोधित किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी डीग में एक चुनावी रैली की। आप देखो ना कितने ये बहुरूपिया हैं। पहले कहते थे राम हुए ही नहीं, आज कहते हैं राम तो सबके हैं। ऐसे ही होता है बहनों और भाइयों। इन्होंने आस्था के साथ भी खिलवाड़ किया, युवाओं की आजीविका के साथ भी खिलवाड़ किया, देश की सुरक्षा के साथ भी इन्होंने खिलवाड़ किया और एक गरीब के ऊपर सरकार का जो संरक्षण होना चाहिए था उसका भी इन्होंने मजाक उड़ाने का काम किया था। चेहरा देखकर के योजनाओं का लाभ देते थे। पूर्व की सरकारों ने प्रबुद्धजनों का हमेशा तिरस्कार किया है, कभी उनको सम्मान देने का काम नहीं किया भाइयों बहनों। परंतु आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने हर उस योग्य व्यक्ति को जिसके अंदर क्षमता है, जिसके अंदर प्रतिभा है, जिसने जीवन में परिश्रम किया है, जिसने कोई भी खोज की है, अपने को साधा है, उसको सम्मान देने का काम किसी ने किया है तो आजाद भारत के इतिहास में नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 2014 के बाद देश के अंदर जो विकास हो रहा है वो भी आपको दिख रहा होगा। जिस तरह से विकास की रफ्तार है, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। आपने देखा होगा हमारी सीमाओं की सुरक्षा, आपने देखा होगा हमारे देश का बढ़ता हुआ गौरव, हमारे देश का बढ़ता हुआ दुनिया में सम्मान। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद देश की स्थिति को बदलने का काम किया है। भाजपा के शीर्ष नेताओं ने भी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने करनाल के विधानसभा उपचुनाव के कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी उपस्थित रहे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का चुनाव प्रचार में एक बार फिर आकर्षक अंदाज देखने को मिला। असम के सोनितपुर में भाजपा के उम्मीदवार के पक्ष में उन्होंने चुनावी रैली की। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। और आइए अब कर्नाटक का रुख करते हैं। आपको बता दें, कर्नाटक के मैंगलोर में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद हैं और रोड शो बस वहां पर शुरू होने वाला है। आइए ये देखिए, उसकी शुरुआत भी हो चुकी है और ये तस्वीरें आपके सामने